नमस्कार दोस्तों। अब अगर आपके ध्यान में हो तो ठीक है, ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि अगर भारत की किसी भी ऑफ़िशियल की अरुणाचल प्रदेश की अगर विज़िट होती है, तो चाइना की तरफ से बहुत ही कड़क स्टेटमेंट आती थी ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कि भाई वो हमारा हिस्सा है, भले ही वो अभी आपके पास है, लेकिन वो हमारा हिस्सा है, आप जो वहाँ पर विज़िट कर रहे हो वो ठीक नहीं है वगैरह-वगैरह। लेकिन पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया या फिर कहें कि उसको सर्विस में लोगों की सर्विस के लिए रखा गया। मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया गया और चाइना को इस लेवल की यहाँ पर मिर्ची लगी है कि ना ही उसे बोला जा रहा है और ना ही उसे रोका जा रहा है। पिछले दिनों अगर मुझे लास्ट विजिट याद है राजनाथ सिंह की, कि राजनाथ सिंह ने जब विजिट किया था तब भी चाइना की तरफ से बहुत बड़े स्टेटमेंट्स आए थे। और तब कभी भी वर्ल्ड बैंक इसीलिए हमको, जब अरुणाचल प्रदेश का कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो वर्ल्ड बैंक इसीलिए हमको कोई लोन नहीं देता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक नीति है कि अगर कोई एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है, अब चाइना ने क्लेम कर करके इसका डिस्प्यूटेड एरिया दुनिया के लिए बना दिया, हालांकि हमारे लिए सब कुछ ठीक है, तो इसलिए वो लोन नहीं देता। अगर मान लीजिए कोई और कंट्री जैसे कि जापान और अमेरिका जैसे कंट्रीज भी जब डिस्कस करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोन दे सकते हैं, तब वहां पर भी ये बोलने लगता है, मतलब चाइना। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में मोदी जी ने एक ऐसा काम कर दिया जो मीडिया ने थोड़ा बहुत तो कवर करा, ज्यादा कवर नहीं करा। और चाइना से बहुत दुखी होगा, चाइना बहुत ज्यादा दुखी होगा इससे। और वो काम कर दिया है, वो कहानी खत्म भी कर दी और उसके बाद मीडिया में आया। पहले किसी को ज्यादा पता भी नहीं लगा। अब चाइना रिएक्ट करे तो कैसे करे, ये गले की हड्डी है, ये न निगली जाए न उगली जाए। क्या हुआ कि जब भी दिल्ली से कोई भी बड़ा शख्स, कोई भी बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई भी अगर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चीनी हल्ला करते, नहीं साहब अरुणाचल तो हमारा है। उनको तो खैर राजस्थान भी उनका है, पंजाब भी उनका है, तमिलनाडु भी उनका, सभी उन्हीं का है, पूरी दुनिया उन्हीं की है। तो खास अरुणाचल प्रदेश को लेके चाइनीज बड़े सेंसिटिव है साहब, बहुत सेंसिटिव है कि जनाब ये क्यों आ गए, ये लोग नहीं आना चाहिए था, कंडेम करते हैं। मोदी जी ने क्या करा कि मोदी जी गए और एक तो दोनी पोलो एयरपोर्ट लॉन्च कर दिया। वहां पे एक जगह दोनी पोलो, वहां पे एयरपोर्ट लॉन्च कर दिया। बोला कि साहब यहां पे एयरपोर्ट बनेगा बड़ा शानदार। और वहां पे जो ट्राइबल प्रीस्ट थे, जो वहां पे लोकल ट्राइब्स हैं, उनके जो प्रीस्ट थे जो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग आए, उन्होंने चांटिंग करी। और वहां पे दोनी पोलो पे एयरपोर्ट पे एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी अरुणाचल प्रदेश, ये उन्होंने कर दिया काम शुरू, वहां पे इनॉग्रेट कर दिया एयरपोर्ट को। अच्छा, और 600 मेगावाट का केमांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी वेस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट में, वो भी अरुणाचल प्रदेश में, इसको लॉन्च कर दिया। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, आज तक दोस्तों हम लोग ये कह रहे थे कि जो चाइना के पास जो हमारी जगह है, चाइना के पास, अब लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप मेजर साहब मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हो। देखिए, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बात बता रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकिए, यहां पे लिखिए कमेंट्स में कि मेरे साहब ये बात गलत है, आपने गलत बात करी है। मैं फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारा बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों इतना खराब था, और उसको जानबूझ के जो हमारे बॉर्डर के एरियाज के लोग थे, जो हमारे लद्दाखी भाई थे, अरुणाचल के भाई थे, सिक्किम के, इनको जानबूझ के पिछड़ा रखा गया। जानबूझ के, एक सोची समझी, एक प्लानिंग के तहत इनको पिछड़ा रखा गया। क्योंकि आप तरक्की, सबसे पहले तरक्की का जो निशान होता है वो रोड होती है। जहां पे रोड होती है वहां पे स्कूल भी बनते हैं, वहां पे अस्पताल भी बनते हैं, वहां पे कॉलेजेस भी होते हैं, वहां पे रोजगार भी होता है, वहां पे सब कुछ होता है। लेकिन पहले वहां पे रोड चाहिए पहुंचने के लिए, रोड थी नहीं। और रोड क्यों नहीं बनाई भाई? जब दिल्ली में रोड बन सकती तो अरुणाचल में क्यों नहीं बन सकती? वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 1962 में जो हमारी लड़ाई हुई थी चीन के साथ, उसमें भारत की हार हुई थी, ठीक है। वी लॉस्ट दैट वॉर। और तब से दिमाग में लोगों के फोबिया आ गया कि साहब अगर हम बॉर्डर पे रोड्स बनाएंगे तो जब अगर चाइना आएगा अंदर, अगर घुस जाता है, तो वो वही रोड इस्तेमाल करेगा और बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएगा वो। तो इसलिए रोड ही मत बनाओ। ये थिंकिंग थी, जो कि एक गलत थिंकिंग थी। हाल में क्या हो गया कि जब मोदी जी आए 2014 में, तो इन सब लोगों को चाबी लगाई। बोला कि बना क्यों नहीं रहे? कह रहा साहब हमें तो ये बोला है कि साहब इधर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चीनी आ गए, बोले चीनियों की ऐसी की तैसी जब आएंगे तब देख लेंगे, आप रोड बनाइए। तो दनादन रोड बनी साहब। वो डीबीओ तक इतने हफ्ते लगते थे पैदल जाने में, अब 4-5 घंटे में दौलत बेग ओल्डी बंदा पहुंच जाता है। वो रोड सब तैयार होकर खत्म भी हो रही है। तो यहां पे तो एयरपोर्ट बना दिया अरुणाचल में।
अब चाइना कभी ना कभी कुड़कुड़ करेगा इस चीज को लेकर, और ये जो है ये 600 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी वहां पे डाल दिया। तो ये एक बहुत जबरदस्त काम करा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है और सोच समझने वाली बात है ये। उनका ये कहना है कि, ये मैं कोट कर रहा हूं कि मैक्रोन टोल्ड बिजनेस लीडर्स ऑन द साइडलाइन ऑफ अ पैसिफिक रिम समिट दैट फ्रांस वाज ट्राइंग टू क्रिएट एन इंक्रीजिंग कंसेंसस इन ऑर्डर टू से दैट दिस वॉर इज आल्सो योर प्रॉब्लम बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। कहने की बात यह है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह बोला है कि जो यूक्रेन और रूस का वॉर है वो जो वॉर है वो सिर्फ यूरोप की परेशानी नहीं है, वो एशिया की भी परेशानी है। वो एशिया की भी परेशानी है, क्योंकि दुनिया में सबसे जो 4-5 जो बड़े आबादी वाले मुल्क हैं वो तो एशिया में ही है, जाहिर सी बात है। उसमें इंडोनेशिया शामिल है, उसमें चाइना शामिल है, उसमें भारत शामिल है, तो उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो ये सब बड़ी बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है, सब कुछ है। तो दे आर सेइंग दैट ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है ना, मैक्रोन का ये कहना है कि सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप को डायरेक्ट थ्रेट है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है दैट इज एट द डोर स्टेप ऑफ यूरोप। वो तो ईस्टर्न यूरोप का इलाका हो गया ना, रशिया से लगता हुआ। तो ठीक है, हो सकता है कि रूस के तेल की वजह से, रूस के गैस की वजह से, रूस के अटैक की वजह से यूरोप को ऐसा लगता है कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेटेंड है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि एशिया भी इंपैक्ट होगा। जब डिस्टेबलाइजेशन होगा, डॉलर में उथल पुथल होगी, फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल पुथल होगी, तेल की कीमतों में, एनर्जी की कीमतों में उथल पुथल होगी और क्राइसिस होगा। तो इससे, इस पूरे सूरत हाल से एशिया जो है अपने आप को अलग नहीं रख सकता। कहीं एशिया वाले बैठ के सोचेंगे साहब ठीक है, हजारों किलोमीटर दूर अगर मिसाइल और बम एक दूसरे पर मार रहे तो हमारा क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन दोस्तों, आज की तारीख में आप देखिए, आप यहां पे चले जाइए, एक हमारा मॉल है यहाँ पे नोएडा में, तो वहां पे आपको शर्ट्स दिख जाएंगी, कोई मेड इन बांग्लादेश, मेड इन मलेशिया, ज्यादातर सामान मेड इन इंडिया है। बट यानी कि हम लोग आज की तारीख में कपड़े पहन रहे हैं, वहां पे कैंड फूड आइटम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मेड इन थाईलैंड या मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन मलेशिया, ये सब आपको मिलेगा। यानी कि जो दुनिया है ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो ये इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात कहने की कोशिश करी और मुझे लगता है कि हाँ, अभी बहुत लंबा खिंच गया है मामला, और मेरा ये मानना है कि फरवरी मार्च तक मामला इनका शांत हो जाएगा। ये मेरा मानना है कि फरवरी मार्च तक ये रूस और यूक्रेन का मामला काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन काफी हद तक मामला स्टेबल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट देन आई हैव बीन रॉन्ग बिफोर। ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपको आज सॉर्ट ऑफ भविष्यवाणी दे रहा हूं, क्रिस्टल ग्लेजिंग कर रहा हूं, सही निकलेगी। ये मेरा एनालिसिस है और कभी और डिस्कस करूंगा ऐसा मैंने क्यों बोला, लेकिन ये है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम ने तो बोल ही दिया था, फ्रांस ने दोबारा बोल दिया है, और फ्रांस ने यह बोला है, रिआइटरेट करा है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और ये रूस भी कह चुका है, इंग्लैंड भी कह चुका है, फ्रांस भी कह चुका है, यूएस तो कह ही रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सबकी एक मत होनी चाहिए। 5 मेंबर हैं और एक मेंबर है चीन, जो कि हर समय मना करता है कि नहीं, भारत को नहीं आना है। अब दोस्तों, लोगों का यह कहना है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से बड़ी होने वाली है अगले साल 2023 के एंड तक। इंडिया विल ओवरटेक चाइना इन टर्म्स ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गई, ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ के, यूके को पीछे छोड़ के। अब लोगों का यह कहना है कि 2027-2028 तक भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की नंबर 3 हो जाएगी, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी और उसके आगे सिर्फ चीन और अमेरिका रह जाएंगे। ऐसी सूरत में क्या दुनिया ये अफोर्ड कर सकती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे एक अहम, जो एक क्लब कह लीजिए इसको, आप क्लब इसको कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, इससे आप भारत को दूर रखें? क्या लॉजिक है इसका? सिर्फ ये कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और ना ये आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं, क्योंकि भारत में कोई न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करता भी नहीं है। वी डोंट टॉक अबाउट, वो है, सबको पता है, तो बात क्या करनी है इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से भाग के भारत आ रही हैं। टुडे इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस की हम लोग बात करते हैं,
उसमें भारत कहां था, ये सोचने वाली बात है। कब तक दुनिया के मुल्क भारत को ये बोलेंगे कि नहीं साहब आप, और दुनिया के मुल्क क्या, चीनी बोल रहा है, बाकी तो और कोई बोल नहीं रहा, कि आप इस टेबल पे आप नहीं बैठ सकते। ये देखिए 1945 में बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट। 1945 में बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म, आज तक उसमें अमेंडमेंट नहीं लाए। देखिए 75 साल से ऊपर हो गए। कब इसमें, देखिए इवन जो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें भी अमेंडमेंट आती है, गुजरते हुए समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती हैं। लोग उसमें जो चीज अगर उनको लगता है कि आउटडेटेड हो गई उसको ठीक कर देते हैं। ये वाला प्लेटफॉर्म कभी अमेंड नहीं हुआ। ये वाला प्लेटफॉर्म वही है कॉलोनियल टाइम्स का, जब भारत के ऊपर राज था अंग्रेजों का, तब से वो चला आ रहा है, वही मानसिकता चली आ रही है। और इसके खिलाफ मोदी जी ने बोला भी था कि ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं,